हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल परी एजुकेशनल चैनल। और आज मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगी, तानसेन। इसके राइटर का नाम मैं आपको नहीं बताऊंगी, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी नहीं बताया था, जिसमें जो कहानी का नाम था वो था छोटा जादूगर। तो इसका भी आपको टाइटल मतलब राइटर का नेम आप मुझे कमेंट्स में बताना होगा। और ये चैप्टर जो है, ये चैप्टर 2 है, 8th क्लास की जो अमृत संचयन बुक है उसका। ठीक है, एक मिनट की मैं कलर चेंज कर लूँ, ये डल लग रहा है बिल्कुल। यस, ओके, चलिए हो गया। तो अब 8th क्लास का चैप्टर नंबर 2 है। तो अब मैं आपको इसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूँगी अगर कुछ रहेगा, और लास्ट में मैं आपको समरी बता दूँगी अगर इम्पॉर्टेंट होगी तो आइए अब हम शुरू करें। ये छोटा सा सरोवर कितना सुंदर है। सुहावने आम और जामुन के वृक्ष वृक्ष चारों ओर से इसे घेरे हुए हैं। दूर से देखने में यहाँ केवल एक बड़ा सा वृक्षों का झुरमुट दिखाई देता है। धरती के वक्ष स्थल में ये छोटा सा सरोवर प्रकृति ने बड़ी सावधानी से छिपा रखा है। संध्या हो चली है। विहग कुल कोमल करलव करते हुए अपने अपने घोंसलों की ओर लौटने लगे हैं। अंधकार अपना आगमन सूचित करता हुआ वृक्षों की ऊंची टहनियों के कोमल किसलयों को धुंधले रंग का बना रहा है। तभी एक कोयल बोल उठी। एक सुंदर कोमल कंठ से निकली हुई रसीली तान ने उसे चुप कर दिया। मनोहर स्वर लहरी उस सरोवर तीर से उठकर तट के सब वृक्षों को गूंजित करने लगी। हर एक पत्ता ताल देने लगा। अद्भुत आनंद का समावेश था। शांति का नैसर्गिक राज्य उस छोटी रमणी भूमि में मानो जम कर बैठ गया था। यहाँ लास्ट में थोड़ा टाइम लगे पढ़ने में, तो आप उसे इग्नोर करिएगा प्लीज़। तो अब मैं आपको इसका अर्थ बताती हूँ, क्योंकि थोड़ा अलग सा थोड़ा टफ चैप्टर है। ठीक है, सपोज़ मैं आपको यहाँ थोड़ी सी ड्राइंग बनाती हूँ, बट थोड़ी अजीब ही बनेगी क्योंकि यहाँ से ऐसे बनती नहीं, जैसे मैं फ़ोन पे हूँ भी ऐसे। मैं कलर चूज़ कर दूँ उसके लिए, जो कलर का है वो दैट। ओके, सपोज़ ये एक तालाब है एंड एक ग्रीन कलर चाहिए था डार्क, क्योंकि ट्री होगा। पहले ब्राउन ले लेते हैं, चलिए हम यहाँ ड्राइंग भी करते हैं तो मज़ा आएगा। ऐसे सब जगह ये ट्री है, ट्री हरे होंगे ऊपर से। मैं जल्दी जल्दी में ऐसे बना रही हूँ, ठीक है। और अब जो ट्री हैं ये ऐसे सरोवर को ढक रहे हैं जिससे सरोवर दिख नहीं रहा। और संध्या का समय था, मतलब संध्या मतलब शाम का जैसे समय था, जैसे सन बस डूबने ही वाला हो, इतना रह गया और बाकी डूब गया। इतना दिख रहा है ऊपर का ये सेमी सर्कल जैसे, और बाकी डूब गया हो, ऐसा लग रहा था। और जो पेड़ थे ट्री, वो बोल्ड से बना के दिखाती हूँ, वेट करिए। ये कलर कहाँ गया? ओके, चलिए। ये ट्री था, इसकी जो ऊपर थी यहाँ एरिया, यहाँ शेडो आ रही थी क्योंकि शाम जा रही थी इसकी। तो तभी एक कोयल बोलने लग गई कुछ, लेकिन उस कोमल की वॉइस को किसी एक तान ने रोक दिया। मतलब कोई उससे भी ज़्यादा सरीली तान ने रोक दिया। सारे पत्ते जो थे पेड़ के वो सब ताल देने लग गए। जो 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 तान आ रही थी उसके साथ पत्ते भी तान देने लग गए। अभी इतना हुआ है, अब हमें यहाँ से पढ़ना है। यह आनंद कानन अपना मनोहर स्वरूप एक पथिक से न छिपा सका, क्योंकि वह प्यासा था। उसे जल की आवश्यकता थी। पथिक बड़े वेग से अश्व से उतरा, पर वह भी सतबद्ध खड़ा हो गया, क्योंकि उसको भी उसी स्वर लहरी ने मंत्रमुग्ध कर दिया था। पथिक कलांत था, अतः वृक्ष के सहारे खड़ा हो गया। थोड़ी देर तक वह
अपने को भूल गया। स्वर लहरी के रुकने पर ही उसकी तंद्रा टूटी। युवक सारे श्रम को भूल गया। उसे एक अद्भुत स्फूर्ति महसूस हुई। जहाँ से स्वर आ रहा था वह उसी ओर चला। जाकर देखा एक युवक खड़ा होकर उस अंधकार में डूबे हुए जल की ओर देख रहा है। पथिक ने उत्साह के साथ जाकर उस युवक के कंधे को पकड़कर हिलाया। युवक का ध्यान टूटा। उसने पलटकर देखा। पथिक का वीर वंश सुंदर था। उसकी बड़ी बड़ी मूछें उसके स्वाभाविक गर्व को तन कर जता रही थी। युवक को उसके असभ्य बर्ताव पर क्रोध आया, पर कुछ सोचकर वह चुप ही रहा। पथिक ने सरल स्वर में प्रश्न किया, क्यों भाई, तुम्हारा नाम क्या है? युवक ने उत्तर दिया, राम प्रसाद। पथिक, यहाँ कहाँ रहते हो? अगर बाहर के रहने वाले हो तो चलो आज हमारे घर पर ठहरो। युवक ने स्वीकार किया। पथिक और युवक दोनों अश्व के समीप आए। पथिक ने उसकी लगाम हाथ में ले ली और दोनों पैदल ही सड़क की ओर चल बढ़े। दोनों एक विशाल दुर्ग के फाटक पर पहुंचे और उसमें प्रवेश किया। द्वार के रक्षकों ने उठकर आदर के साथ उस पथिक को अभिवादन किया और एक ने बढ़कर घोड़े थाम लिया। घोड़े की जैसे लगाम थाम लिया और उसे जहाँ रखते हैं वो घोड़े वहाँ जाके रख दिया। छोड़ाया, रखा नहीं क्योंकि वो सामान नहीं है कोई। ओके। राम प्रसाद चकित था। उसे यह ज्ञात नहीं हो रहा था कि वह किसके संग कहाँ जा रहा है। हाँ, यह उसे अवश्य प्रतीत हो गया था कि हो न हो यह पथिक इस दुर्ग का प्रधान पुरुष है। देखिए, यहाँ दिखा रही थी आपको। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी, ये है बहुत डार्क हो गया। 1 मिनट वेट। यहाँ हमने इस चैप्टर में 2 लोगों की बात करी है। एक था पथिक और एक था युवक। तो यहाँ पथिक इसे कहा है क्योंकि ये सब कोई जानता नहीं, और यहाँ ये युवक की बात कही है। ठीक है। बाग के बीचों बीच एक संगमरमर का चबूतरा बना हुआ था। छोटी छोटी सीढ़ियाँ चढ़कर दोनों उस पर पहुँचे। थोड़ी ही देर में एक दासी आकर वहाँ पर पानदान रख गई। वह पथिक ग्वालियर दुर्ग का किलेदार था और मुगल सम्राट अकबर के सरदारों में से एक था। 2 दासियों ने उनके सामने हुक्का लाकर रख दिया और मसनद के पीछे खड़ी होकर स्वर ढूंढने लगी। सरदार ने थोड़ी सी मारी ली। 2-4 गिलोरों पान की खाकर फिर वह हुक्का खींचने लगा। राम प्रसाद क्या कर रहे? बैठे बैठे सरदार का मुंह देख रहा था। तभी सरदार ने कहा, राम प्रसाद कुछ गाओ। राम प्रसाद सरदार के साथ बहुत घुल मिल गया था। उसे अब कहीं भी किसी प्रकार की रोक टोक नहीं थी। वह चबूतरे पर आकर गुनगुनाता रहता था। ऐसे करने की उससे कोई मनाही नहीं थी। सरदार दिन भर अपने काम में व्यस्त रहता था, परंतु उन्हें संध्या समय चबूतरे पर बैठकर रामप्रसाद के 1-2 गाने सुनने का नशा सा हो गया था। जिस दिन गाना नहीं सुनते थे उस दिन उन्हें वाणी में नशा कम लगता था और उनकी दशा विचित्र सी हो जाती थी। रामप्रसाद ने एक दिन अपने पूर्व परिचित सरोवर पर जाने के लिए छुट्टी मांगी और छुट्टी मिल भी गई। उस दिन संध्या को सरदार चबूतरे पर नहीं बैठे, महल में चले गए। उनकी पत्नी ने पूछा, आज आप उदास क्यों हैं?
सरदार बोले, राम प्रसाद के गाने में मुझे बड़ा ही सुख मिलता है। राम प्रसाद की पत्नी ने कहा, क्या आपका राम प्रसाद इतना अच्छा गाता है जो उसका गाना सुने बिना आपको चैन नहीं? मेरे विचार में मेरी बांदी उससे अच्छा गा सकती है। अब सरदार हंसकर बोले, भला उसका नाम क्या है? सरदार की पत्नी बोली, वही सोसन जिसे मैं दिल्ली से खरीद कर लाई हूँ। सरदार ने कहा, क्या खूब, अजी उसको तो मैं रोज़ देखता हूँ, वह गाना जानती तो क्या मैं आज तक न सुन सकता। सरदार की पत्नी ने कहा, तो इसमें बहस की कोई ज़रूरत नहीं है, कल दोनों का मुकाबला करवाया जाए। सरदार बोले, कोई हर्ज नहीं। आज इस छोटे से उद्यान में अच्छी सच धज है। दासियों साज लेकर बजा रही हैं। सोसन संकुचित होकर रामप्रसाद के सामने बैठी है। सरदार ने उसे गाने की आज्ञा दी। उसने गाना आरंभ किया। कमनी कामिनी के कंठ की प्रत्येक तान में ऐसी सुंदरता थी कि सुनने वाला बजाने वाले सब मंत्र मुग्ध से रह गए। रामप्रसाद की विचित्र दशा थी, क्योंकि सोसन के स्वाभाविक भाव जो उसकी ओर देखकर होते थे उसे मुग्ध किए हुए थे। रामप्रसाद गायक था, किंतु रमणी सुलभ भ्रू भाव उसे नहीं आते थे। उसकी अंतरात्मा ने उसे धीरे से कहा कि सर्व सब हार चुके। सरदार ने कहा, रामप्रसाद तुम भी गाओ। इच्छा न रहने पर भी वह गाने लगा। सोसन के चेहरे पर गाने का भाव एक बारगी लज्जा के रूप में प्रकट हो गया। रामप्रसाद ने अत्यंत ही मर्मप्रश स्वर से गाया। सरदार ने देखा कि उसकी जीत हुई। प्रसन्न होकर बोल उठा, रामप्रसाद जो इच्छा है मांग लो। अब यहाँ देखिए, ये चित्र है, यहाँ ये दासियाँ हैं, इनमें से कोई एक सोसन होगी, ये राजा हैं और वो युवक मतलब रामप्रसाद। मैं इसको शॉर्ट में राम लिख देती हूँ, ओके। राम में ये सुनकर सरदार की पत्नी की एक दासी आकर सोसन से बोली, तुम्हें जो मांगना है हमसे मांगो। तो अभी इतना हुआ है और जो नेक्स्ट पेज है रोटेट कर देती हूँ जिससे आप आराम से देख पाएंगे, तो उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए अब हम आगे करते हैं। रामप्रसाद ने थोड़ी देर तक कुछ न कहा। जब दूसरी बार सरदार ने उससे मांगने के लिए कहा, तब उसका चेहरा अस्वाभाविक हो उठा। उसने वापस अपने गांव जाने की आज्ञा मांगी। उसी समय सोसन भी उस बादी से बोली, बेगम साहब, यदि मुझे कुछ देना चाहो तो अब मुझे अपने दासीपन से मुझे मुक्त कर दें। बांदी भीतर चली गई। सरदार चुप रह गए। बांदी फिर आई और बोली, बेगम ने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली और यह हार दिया है। इतना कहकर उसने जराऊ हार सोसन को पहना दिया। सरदार ने रामप्रसाद और सोसन का विवाह कर दिया। तो देखिए गाइस, ये चैप्टर हमारा पूरा हो गया। तो अब ये वीडियो एंड हो रही है, लेकिन अगर आपको मैंने जो एक काम दिया है वो आपको करना पड़ेगा। तो मैंने बोला तानसेन के राइटर का नाम आपको मुझे कमेंट्स में बताना होगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।